जय हिंद फ्रेंड्स। जैसा कि थंबनेल देखकर आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि मैंने एक इस चैनल के माध्यम से एक कम्युनिटी डाली थी, ठीक है, जिसमें मैंने पूछा था कि आप जो है किस सेमेस्टर की प्रिपरेशन करना चाहते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने पूछा था कि आप किस सेमेस्टर की जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन में दिया था सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर या सिक्स्थ सेमेस्टर, या फिर किसी अन्य सेमेस्टर की आप प्रिपरेशन करना चाहते हो। तो लगभग यहाँ पे देख सकते हो कि जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे डिमांड आई हो किस सेमेस्टर की आई है, सिक्स्थ सेमेस्टर की, ठीक है, 48%। तो इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ BA सिक्स्थ सेमेस्टर की हिस्ट्री की क्लास, ठीक है। आज आपकी होगी BA सिक्स्थ सेमेस्टर की हिस्ट्री की क्लास। इससे पहले मैंने ज्योग्राफी की एक क्लास अपलोड की है, जिसमें मैंने पहली यूनिट जो है आपकी वो कुछ उसमें पढ़ाया है कि आपका जो भूगोल होता है, भारत का भूगोल, सारी चीज़ें मैंने बताई है। इंडियन ज्योग्राफी जो कि आपका ज्योग्राफी ऑफ इंडिया जो सिलेबस में है, उसमें मैंने सारा कुछ वहाँ पे बताया है कि जो है आपकी ज्योग्राफी में क्या क्या आपको पढ़ना है, और ज्योग्राफी क्या होती है, ज्योग्राफी की कितनी शाखाएँ होती हैं, और ज्योग्राफी के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट होते हैं वो मैंने वहाँ पे कवर किए हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, मैप के माध्यम से, ठीक है, कि मतलब कहाँ पे आपका भारत के कितने पड़ोसी देश है, भारत के कौन से पड़ोसी देश से जो है कितनी सीमा लगती है, और आपके जो भारत है वो किस यहाँ पे मतलब किस गोलार्ध में स्थित है, ठीक है, कितने, जैसे कि आप अगर इसकी अक्षांशीय स्थिति देखेंगे तो कितने डिग्री कितने मिनट है, सारा कुछ मैंने उस वीडियो में कवर किया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक जो है डलवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ मेन टॉपिक की कि BA सिक्स्थ सेमेस्टर की हिस्ट्री की क्लास, यानी कि आपका जो सिक्स्थ सेमेस्टर में आप लोगों को पता होगा कि कितने पेपर होते हैं। तो सभी को पता होगा कि 2 पेपर होते हैं, ठीक है, यानी कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट पेपर है वो क्या है, रिलीजन एंड फिलोसफी, ठीक है। हिंदी में अगर हम बात करें तो यानी कि रिलीजन कह सकते हैं आप, धर्म, ठीक है, धर्म, और यहाँ पे अगर हम बात करें फिलोसफी की तो उसे कहते हैं क्या, दर्शन, ठीक है। यानी कि आपकी जो सब्जेक्ट है उसका नाम है धर्म और दर्शन, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे कि आपका जो पहली यूनिट है मैं आज समाप्त कर दूंगा। तो आज जो है वीडियो पे अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आपको ऐसे ही क्लासेस डेली बाय डेली देखने को मिलती रहे, ठीक है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, आपके लिए ये क्लास जो है बहुत ही बेस्ट होने वाली है। तो आप इस क्लास को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और आज ये इस यूनिट को मैं ख़त्म ही कर दूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे ये नहीं मिलेगा कि आपको जो है डेली ये मॉडल पेपर आ रहा है, ये मॉडल पेपर आ रहा है, मतलब इस सब्जेक्ट का मॉडल पेपर, उस सब्जेक्ट का मॉडल पेपर। जब आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, उस सब्जेक्ट को समझेंगे, तो आप अपने विचारों को खुद से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको किसी भी मॉडल पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि बीच बीच में जब किसी मॉडल पेपर की ज़रूरत पड़ती है, आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप कमेंट करके तो मैं मॉडल पेपर भी बना दूँगा, ओके। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि आपका जो टॉपिक है वो क्या है, रिलीजन ऑफ इंडस। अब यहाँ पे आप लोग देख करके भागिएगा मत, क्योंकि यहाँ पे लिखा होगा इंग्लिश में, तो आप समझेंगे कि मैं सारा कुछ जो है इंग्लिश में ही बताऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं सारा कुछ हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि दोनों लोगों को दिक्कत ना हो, आप चाहे इंग्लिश मीडियम में हो या हिंदी मीडियम में हो। तो रिलीजन ऑफ इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, ठीक है, बात करूँगा पहले हिस्ट्री की, फिर उसके बाद में बात करूँगा इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। मैं जो भी स्टार्ट करता हूं तो आपको सब कुछ मतलब उसके बारे में समझा दूं, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। तो रिलीजन ऑफ इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, इंडस का मतलब होता है सिंधु, जिसे आप कहते हैं इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी, और सरस्वती का मतलब होता है सरस्वती भी नदी है एक, ठीक है। यानी कि सिंधु और सरस्वती नदी आसपास ही नदियाँ थी अपने भारत में और पाकिस्तान में पहले फैला हुआ था। मैं मैप भी लेकर के आया हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता। किस प्रकार से, जैसे कि किसी को हम सभ्यता कैसे मानेंगे, कि वहाँ की हम देखेंगे कि वहाँ पर कैसी क्या खूबियाँ थी उसमें। जैसे कि हम लोग आजकल देखते हैं कि गांव में क्या होता है, कि गांव हो या शहर हो, शहर का जो बनावट होता है थोड़ा सा सही होता है गांव के जो है मुकाबले में। हालांकि आजकल के गांव भी अच्छे हो रहे हैं, ऐसी बात, मैं भी गांव में ही, मेरा भी गाँव में घर है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिविलाइजेशन कब बोलेंगे, किसी को सभ्यता कब कहेंगे, तो सभ्यता में उस सभ्यता किसी चीज़ को तब कहेंगे जब वहाँ के मतलब, जैसे कि आपने देखा होगा कि इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता जब आप पढ़ रहे होंगे, तब वहाँ की जो नालियाँ थी वो एकदम समकोण पर कटी थी। जो भी उसके गेट होते थे यानी कि 90 डिग्री पर कटी थी नालियाँ। जो उसका पानी था, सारी नालियों का पानी जा कर के एक बड़े से तालाब में या नाले में जा कर के गिरता था, ठीक है। एक मतलब सुसंगठित जिसे कह सकते हैं, एक अच्छी सी व्यवस्था बनाई गई थी इन लोगों के द्वारा, तभी हम कहते हैं कि ये सभ्यता जो है अच्छी सभ्यता थी, ठीक है। यानी कि ये नगरीय सभ्यता थी।
ठीक। तो इसीलिए इसको सिविलाइजेशन नाम देते हैं। और यहाँ के जो दरवाजे थे वो मतलब जैसे कि आपका मान लीजिए यहाँ पर आप अगर समझेंगे तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे कि आपका एक घर है, ठीक है, ये आपका घर हो गया और ये आपकी यहाँ से निकली है सड़क। तो आपका दरवाज़ा क्या होता है, आप लोग देखते होंगे कि जो इस समय का जो दरवाज़ा होता है वो क्या होता है, आपके सड़क के ही तरफ मुँह करके खुला होता है, ठीक है। लेकिन पहले क्या होता था कि सड़क की तरफ किसी भी दरवाजे का मुँह नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि वहाँ पर के जैसे कि अब यहाँ पे सड़क पे जो आपकी मिट्टी वगैरह जो आती है, जैसे कोई वाहन आया, मिट्टी आई, तो आपके जो दरवाज़ा होगा उसी के अंदर चली जाएगी, ठीक है। यानी कि पूरा सब गड़बड़ हो जाएगा, आपका जो घर होगा गंदा हो जाएगा। लेकिन पहले अंदर इधर की ओर खुलता था मुँह, ठीक है, जिससे कि आपका मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि समुचित तरीके से एक व्यवस्था बनाई गई थी। उसी व्यवस्था के तरीके से वहाँ पे सब लोग रहते थे, ठीक है। और यहाँ पे जो समाज था तीन टीलों में, मतलब कहीं कहीं पे 3 टीलों में, लगभग 2 टीलों में विभाजित था। यानी कि जैसे कि 2 टीला का मतलब जैसे आप लोग कहते हैं गांव में टोला, ठीक है, ये टोला अलग है, ये टोला अलग है, तो टोला से ही टीला से ही टोला बना है। कहने का मतलब ये है, ऐसे एक गांव हो गया। अब आप लोग 2 टीले में भी विभाजित हैं। तो यानी कि इधर जैसे कि एक ऊंचा टीला हो गया, यहाँ पे ऊंचा मतलब कि जैसे ये कुछ ऊंचाई पर है, तो यहाँ पे ऊंचे लोग का मतलब कि जो जैसे कि उच्च वर्ग के लोग रहते थे यहाँ पे, जिसे कह सकते हैं, ठीक है, उच्च वर्ग। हालांकि मैं वर्ग में विश्वास नहीं करता, सभी लोग एक ही जो है जाति वगैरह हम ही लोगों ने बनाई है, कहीं ऊपर से बन कर के नहीं आई है, ठीक है। तो ये मैं विश्वास नहीं करता, हालांकि जो लिखा हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। तो उच्च वर्ग हो गया यहाँ पे, इधर निम्न वर्ग, यानी कि कुछ लोग जो होते हैं निम्न वर्ग, तो वो लोग यहाँ रहते थे। इधर जो पुजारी वगैरह हो गए, पादरी लोग, जो पुजारी वगैरह हो गए, ठीक है, जो आपके यहाँ पे छत्री लोग हो गए, वो यहाँ पे रहते थे, व्यापारी लोग, ठीक है। तो ये हो गया। और जो कि निम्न लोग थे वो इधर रहते थे। तो यानी कि टीले का मतलब है 2 टीलों में विभाजित था। एक प्रकार से समुचित व्यवस्था बनाई गई थी। चारों ओर जो है 4 दीवारी, जो जिसे मतलब बाउंड्री कहते थे, बाउंड्री से पूरा ढका था, जिससे कि बाहरी आक्रमण आकर के कोई यहाँ पे ना कर सके, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन की बारे में। तो मैंने केवल इतना बताया भी आपको कि सिविलाइजेशन किसी को कब कहेंगे, कब किसी को सभ्यता कहेंगे। तो सभ्यता किसी को तब कहेंगे जब उसके अंदर मतलब कोई ना कोई खूबी होगी, किस प्रकार से वो रहते थे, उनका धर्म कैसा था, उनका शिक्षा कैसे थी, उनका व्यापार कैसा था, उनका जो है मतलब सामाजिक व्यवस्था दशा कैसी थी, आर्थिक दशा कैसी थी, सब कुछ जब उसके बारे में जानेंगे तभी कहेंगे कि सिविलाइजेशन है या फिर क्या है, ठीक है। तो इतना समझ में आपको आया। रिलीजन का मतलब हो गया धर्म। तो इसी हम जो फर्स्ट सेमेस्टर आप पढ़े होंगे तो उसमें इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जिसे कहते हैं, ठीक है, सिंधु सरस्वती सभ्यता कह सकते हैं या सिंधु घाटी सभ्यता कह सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता कह सकते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं आगे मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो हिस्ट्री, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको सामान्य जानकारी दे दूँ, मैंने लिख कर भी लाया हूँ कि हिस्ट्री की सामान्य जानकारी, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब कि 6th सेमेस्टर में आपको पढ़ना है इस जो सरस्वती सभ्यता है सिंधु घाटी की, इसका धर्म क्या है, इसमें धर्म की दशा कैसी थी, ये आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स आइए यहाँ पे देख लेते हैं कि हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी सामान्य जानकारी, क्योंकि आपको जो भी आप किसी भी सब्जेक्ट के बारे में क्यों ना पढ़े उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, जैसे हिस्ट्री को आप कहते हैं क्या हिंदी में, इतिहास, है ना, यही बोलते हैं ना इतिहास। तो इतिहास का मतलब क्या होता है, अगर इतिहास को हम थोड़ा सा तोड़ करके पढ़े तो इसे हम कह सकते हैं इति धन हास, है ना, इति धन, धन का मतलब प्लस और हास, संधि विच्छेद कर दे अगर, तो इति का मतलब होता है ऐसा, ठीक है। इति का मतलब क्या हुआ, ऐसा। हास का हा धन आस, अगर इसे और भी तोड़ सकते हैं, हा धन आस, यानी कि ऐसा। हास मतलब हुआ हो, ऐसा वास्तव में, ऐसा वास्तव में हुआ हो, ठीक है, ऐसा क्या हुआ हो, वास्तव में हुआ हो। यानी कि इतिहास क्यों पढ़ते हैं, अगर हम बात करें तो इतिहास क्यों पढ़ते हैं, तो कोई भी चीज़ अगर वास्तव में हुई हो तो वही इतिहास के अंदर आती है, ठीक है। तो हम कैसे जान पाएंगे, अगर हम इतिहास नहीं पढ़ेंगे तो जो पुरानी हमारी पास्ट में चीज़ें घटित हुई हैं, यानी कि जो पास्ट हमारा है, पास्ट में कौन से लोग थे महान थे, किनको हमको महान दिखाया गया है जो वास्तव में महान नहीं थे, ठीक है। और हमको जो पास्ट में हुई कौन सी गलतियां हैं जिससे कि भारत टूटा था, भारत पे जो बाहरी आक्रमणों ने हम पे आक्रमण किया, हमारी कौन कौन सी कमियां रही थी, ठीक है, हम किस वजह से हारे, और कौन कौन से महान हमारे शासक रहे हैं, जैसे कि महाराणा प्रताप जी हो गए, ठीक है, बहुत सारे ऐसे शासक रहे हैं। तो उनके अंदर क्या खूबियाँ थी, हम और क्या क्या कमियां रहीं जिसके कारण, मतलब तो सारी कमियों को बताता है हमारा इतिहास। तो अगर आप लोगों ने उस कमियों को नहीं सुधारा तो भी आप बन जाएंगे क्या, इतिहास, है ना। तो कहने का मतलब है कि इतिहास को इसलिए पढ़ना पड़ता है कि इतिहास का मतलब क्या है, इति धन हास, यानी कि ऐसा वास्तव में हुआ है,
ठीक है। इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे इसका, तो निकल के आएगा कि ऐसा वास्तव में हुआ है, यानी कि ऐसा रियल में हुआ है। क्या हुआ है, जो पास्ट में चीज़ें हुई हैं तभी तो हम जान पाएंगे कि पास्ट पढ़ेंगे तो उन्होंने क्या गलती की, वो गलती हमको नहीं करनी है आगे। तो यही सब हमको इतिहास सिखाता है, ठीक है। इतना आप लोगों ने समझा। अब आगे देखते हैं कि हिस्ट्री, मतलब थोड़ा थोड़ा मैं समझा दूं क्योंकि आप लोग जो है बीए में आ गए हैं, तो बीए में आप लोगों को मैं जब समझा दूंगा तो अपने विचारों से भी वहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी सब्जेक्ट को सबसे पहले समझना ज़रूरी है। तो अब हिस्ट्री का जैसे कि अगर हम बात करें, ठीक है, तो हिस्ट्री को कितने पार्ट में पढ़ करके जो है पढ़ा जाता है, तो 3 पार्ट में। कौन कौन सी? एक होती है एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, एक होती है एंशिएंट हिस्ट्री और एक होती है आपकी मिडाइवल हिस्ट्री, ठीक है। हिंदी में भी बताएंगे, आप वेट करिएगा, भाग मत जाइएगा, ठीक है। एक होता है एंशिएंट, एक होता है मिडाइवल, और यानी कि जिसे आप कहते हैं मध्यकालीन, और एक होता है मॉडर्न, ठीक है, मॉडर्न। यानी कि बात करें एंशिएंट, तो अभी आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, BA 6 सेमेस्टर में अगर एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो वही है आपके सिलेबस में। एंशिएंट का मतलब प्राचीन इतिहास, मिडाइवल का मतलब मध्यकालीन इतिहास, और मॉडर्न का मतलब आधुनिक इतिहास। यानी कि किसी भी इतिहास को हम 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं जिससे कि हमको पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। बात रही एक और बात कि अगर हम बात करें कि हिस्ट्री के जनक कौन से हैं, हु इज़ द फादर ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि हु इज़ द फादर ऑफ हिस्ट्री। तो वो है, मैं अगर आप लोगों को यहाँ पे बात करूँ तो उनको कौन है, हेरोडोटस, ठीक है। हेरोडोट्स कहें या डोटस कहें, ठीक है, हेरोडोट्स, यहाँ पे हलंत रहेगा, हेरोडोटस लोग कहते हैं लेकिन ऐसा नहीं, हेरोडोट्स, ठीक है। हेरोडोट्स ने एक पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिका। इनकी कौन सी पुस्तक है, हिस्टोरिका, ठीक है। आप लोग देख सकते हो इनकी कौन सी पुस्तक है, हिस्टोरिका। तो आप याद भी कर सकते हो, हिस्ट्री का मतलब आप देखते हैं कि हिस्ट्री, और हिस्ट्री से ही बना हिस्टोरिका, और वहीं से मतलब H से हिस्ट्री, H से हेरोडोटस और H से ही हिस्टोरिका, ठीक है। तो आप ऐसे उसको याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम क्यों इनको हेरोडोट्स को हम फादर ऑफ जो हिस्ट्री कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने ही जो एक पहली पुस्तक में अपना, मतलब इनकी है एक ऐसी पुस्तक थी हिस्टोरिका, जिन्होंने पुराने यानी पास्ट में हुई जो घटनाएं थी उनको जो है बेहतरीन तरीके से, एक सुसंगठित तरीके से इन्होंने रख करके, सबसे पहले व्यक्ति इन्हीं थे, जो यही थे जिन्होंने इसको जो है व्यवस्थित ढंग से इसको आप लोगों के सामने प्रदर्शित किया है, ठीक है। तो इसीलिए इनको हम कहते हैं हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। इतना आप लोगों ने समझा। फ्रेंड, जैसे कि आपकी 3 हिस्ट्री हो गई, कौन कौन सी? एक हो गई एंशिएंट हिस्ट्री, एक हो गई आपकी कौन सी, मिडाइवल हिस्ट्री या फिर मिडिवल जिसे कहते हैं आप, मध्यकालीन इतिहास, ठीक है, और एक हो गई आपकी मॉडर्न हिस्ट्री। तो अगर हम इनका टाइम पीरियड देख लेंगे तो थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। हालांकि आपकी सब्जेक्ट केवल एंशिएंट ही है, लेकिन आप लोग अगर थोड़ा सा पढ़ लेंगे ज़्यादा तो ऐसा तो होगा नहीं कि वो हजम नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंशिएंट का मतलब इसे कहते हैं अज्ञात से लेकर के, यानी कि जब मनुष्य ने चलना फिरना सीखा, जब उसका विकास होना स्टार्ट हुआ जो है, ठीक है, शुरुआती स्टेज जब थी मनुष्य की, तब से लेकर के, मतलब कहीं कहीं पर कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से हमारा भारत का इतिहास स्टार्ट होता है, कहीं पर रामायण महाभारत से। लेकिन अगर हम अच्छे तरीके से देखें तो अज्ञात से, यानी कि हमको ज्ञात नहीं कब से, वहाँ से लेकर के 711 AD तक का समय, यानी कि 711 AD तक क्या होता है, एंशिएंट हिस्ट्री हम मानते हैं, ठीक है। 711 में जब मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है भारत पे, वहाँ से स्टार्ट होता है आपका 711 AD से लेकर के अगर हम बात करें तो 1707, यानी कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु, औरंगजेब नाम सुने होंगे, मुगल वंश का शासक था, उसकी मृत्यु के बाद AD, ये भी AD BC और AD क्या होता है तो ये आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो आगे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो 711 AD से लेकर के ये आपका 1707 AD तक का समय जो होता है वो मिडिवल यानी कि मध्यकालीन इतिहास बताता है। फिर बात करें अगर मॉडर्न हिस्ट्री की, तो मॉडर्न हिस्ट्री का समय जो होता है मेरे दोस्त कितना होता है, यानी कि 1707 जब से औरंगजेब की मृत्यु हुई तब से बात करें तो 1947 जब से भारत आज़ाद हुआ, या फिर कहें तो हम कह सकते हैं कि अब तक, जो भी अब तक वो भी तो मॉडर्न ही होगा ना। तो यानी कि 1707 से लेकर के 1707 AD का मतलब ईस्वी कहते हैं, और जो है अब तक का जो इतिहास है 2024 चल रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आधुनिक इतिहास। तो आप जो है यहाँ पे आप थोड़ा सा मैं कन्फ्यूजन दूर कर दूँ कि यहाँ पे क्या होता है AC क्या होता है आपका, AD क्या होता है, ठीक है। BC और AD। BC का मतलब होता है मेरे दोस्त बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। AD का मतलब एनो डोमिनी, इसे हम कहते हैं ईसा पूर्व, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, ईसा पूर्व, और इसे कहते हैं हम ईस्वी। अब ये क्या होता है, तो ये होता है मेरे दोस्त यहाँ पे कि अगर हम बात करें जैसे कि ये जो लाइन मैंने खींचा, यहाँ पे जो आपके ईसा मसीह थे, ठीक है। तो ईसा मसीह का जन्म अगर हम यहाँ पे माने कि 0 ईस्वी में इनका यहाँ पे क्या हुआ है, जन्म हुआ है, ठीक है। तो 0 से पहले अगर जाएंगे
ये इधर तरफ, अगर इधर जाएंगे तो ईसा पूर्व, और 0 से अगर इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, एनो डोमिनी यानी कि ईस्वी। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करें, हालांकि मैं हाथ से ही लिख रहा हूँ तो हम थोड़ी सी राइटिंग आपको ना समझ में आएगी, अगर बोर्ड पे पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग बोर्ड पे पढ़ना चाहते होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि क्या मैं बता रहा था कि एडी क्या होता है। ठीक है, तो एडी क्या होता है, अगर हम मान लीजिए यहाँ पे 2024 में हम इस समय है। ठीक है, 2024 से अगर हम पहले आएंगे तो 2023, फिर 22 ऐसे करके क्या आएगा 1800, फिर 1700, 1600, 1500 करके फिर यहाँ पे 100, फिर 100 से फिर 90 ऐसे मतलब 70, फिर यहाँ धीरे धीरे आएंगे 0 पर, है ना। यानी कि ये सब ईस्वी चल रहा है, 2024 ईस्वी, फिर या इसी प्रकार से 1024 ईस्वी, फिर 100 ईस्वी यानी कि 700 ईस्वी, 800 ऐसे मतलब हम पीछे आएंगे तो हम यहाँ पर 0 पे आएंगे, यानी 2024 से करके आएंगे 0 पर। फिर जब इधर बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर के फिर 1000, 2000, 3000, 4000, है ना, 4000, 5000 ऐसे जब चले जाएंगे। तो यानी कि जब इधर जाते हैं तो समय हमारा क्या होता है, इधर से इधर घटता है और इधर से इधर क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो अब आगे देखते हैं कि क्या होता है जो है अपनी जो एंशिएंट हिस्ट्री है, जिसे हम बोलते हैं कि प्राचीन इतिहास। ठीक है, उसको अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो इसको कितने भागों में बांटा गया है, तो एक प्रकार से इसको हम देखेंगे तो अगर जो भी हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री को हम 3 पार्ट में बांट करके पढ़ते हैं। कौन कौन सी, जैसे कि एक हो गई प्रागैतिहासिक काल, एक होता है आद्य ऐतिहासिक काल, और एक होता है आपका इतिहास। ठीक है, अब ये क्या चीज़ होती है, तो यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल का मतलब क्या होता है, अगर हम बात करें प्रागैतिहासिक का मतलब ये होता है कि यहाँ के जो लोग थे उनके ना तो साक्ष्य मिले हैं, कोई ना प्रमाण मिला है उनका। ठीक है, प्रमाण क्यों नहीं मिला, क्योंकि उनको लिखना ही मतलब उनको शैली आती थी, किस प्रकार से लिखना है, पढ़ना है, कुछ आता ही नहीं था तो उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं। जब कुछ लिखेंगे ही नहीं तो हमको मिलेगा ही नहीं, यानी कि ना हमको लिखित प्रमाण यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, यानी कि जो भी प्राचीन इतिहास में प्रागैतिहासिक काल के लोग थे तो वहाँ पे हमको ना ही लिखित प्रमाण कोई मिला है, ना ही जब लिखित प्रमाण नहीं मिलेगा तो साक्ष्य भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ना ही यहाँ पे था और ना ही हमको यहाँ पे मिला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बीच में जो आद्य ऐतिहासिक काल होता है वो क्या होता है। तो आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो साक्ष्य थे वो तो मिले हैं, यानी कि जो जैसे कि यहाँ पर अगर सिंधु घाटी सभ्यता की ही बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन सी जो है क्या क्या चीज़ें मिली है, वहाँ पर पूरी तो सभ्यता ही वहाँ पर के जो जितने भी मतलब क्या कौन कौन से स्थल मिले हैं, स्थल में से कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे जुते हुए खेत मिले हैं, कहाँ पे कालीबंगा में चूड़ियाँ मिली हैं, क्या मिला है। ठीक है, मेकअप का सामान मिला है और नर्तकी मिली है नाचते हुए। ठीक है, तो सारी चीज़ें हमको मिली हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें मतलब साक्ष्य तो मिले हैं, बट जो उनकी एक मतलब बोलने का तरीका था, मतलब किस प्रकार से वो बातें लिखते थे, यानी कि उनकी जो शैली है वो हमको पढ़ी नहीं जा सकी है ना। जो लिखित प्रमाण हैं जो मिले हैं, जैसे कि कुछ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि उनकी शैली किस प्रकार से है, तो कुछ हुआ है लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या लिखा हुआ है, क्या पता कह रहे हैं कि हम हंस रहे हैं, हम गा रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, मतलब कुछ समझ से बाहर है। तो उन्होंने क्या लिखा है, तो लिखित प्रमाण जो है वो उपलब्ध तो है बट उसे पढ़ा नहीं जा सका। क्यों, क्योंकि जो बात करते थे वो भाव चित्रात्मक शैली में, यानी कि भाव के माध्यम से बताते थे कि हम जो है क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई, यानी कि इनका लिखित प्रमाण साक्ष्य जो है वो तो मिले हैं बट इसको हम पढ़ा नहीं जा सका है, यानी कि इन्होंने ऐसा लिख दिया कि हमको समझ में ही नहीं आता क्या लिखा है उन्होंने। ठीक है, फिर बात करते यहाँ पे प्रॉपर इतिहास, आपका हिस्ट्री जो स्टार्ट होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है इतिहास, यानी कि जो साक्ष्य मिले हैं वो साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, और उनको पढ़ा भी जा सका। जैसे कि आगे की बात करें, आपका हर्षवर्धन काल हो गया, यहाँ पे कौन से राजा थे, ठीक है, उन्होंने क्या लिखा है, कौन से पत्थर का जो निर्माण करवाया, ठीक है, कौन से शिलालेख मिले हैं, सारा कुछ पढ़ने में आ रहा है। इसका मतलब कि साक्ष्य भी मिले हैं और लिखित प्रमाण भी उपलब्ध है। तो ये इतिहास यहाँ से स्टार्ट होता है। मतलब इतिहास तो अपना पुराना भी जो है स्टार्ट होता है, लेकिन मैं बात कर रहा था क्या कि यहाँ पे साक्ष्य भी मिले हैं और यहाँ का जो लिखित प्रमाण है वो भी आपका उपलब्ध है, इसलिए इसको हम इतिहास कहते हैं। और जो आद्य ऐतिहासिक और प्रागैतिहासिक वो मैंने आपको समझाया। ठीक है, तो इतिहास के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो गई। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये हो गया। अगर यहाँ तक आप लोग पहुँचे होंगे वीडियो में, तो मैं आपसे लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि इतिहास के जनक कौन है। अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके तुरंत बता सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आपका जो यहाँ पे मेन टॉपिक था उसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मेन टॉपिक क्या था आपका, इंडस वैली सिविलाइजेशन का धर्म क्या है ना। बात कर रहे हैं हम धर्म और दर्शन की। आपकी जो सब्जेक्ट है वही धर्म और दर्शन पे है।
तो हम यहाँ पे बात करते हो तो यहाँ पे देख सकते हो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब आपको कोई भी चीज़ समझानी हो तो उसके लिए मैप लाना ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने मैप को ला करके आप लोगों को समझाने की जो है कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसे हिंदी में कहते हैं, इंडस का मतलब सिंधु, वैली का मतलब घाटी और सिविलाइजेशन का मतलब सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। इसे हम हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदाड़ो सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो क्यों? क्योंकि जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कि आपके घर में अगर मान लीजिए आपके पिताजी हैं, ठीक है, आपके पिताजी हैं, फादर है आपके, तो आप जैसे पिताजी के आपके 2 पुत्र हैं, तो मान लीजिए आपका नाम है राम, ठीक है, और एक छोटा भाई है उसका नाम है श्याम, ठीक है। यानी कि जो मेन लोग हैं, अब अगर आपके पिताजी को कोई बुलाएगा तो क्या बुलाएगा? राम के पापा, श्याम के पापा, है ना। तो इसीलिए कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ का जो सबसे पहला नगर खोजा गया था, जो स्थल खोजा गया था, वो था आपका हड़प्पा, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। दूसरा नगर कौन सा था? मोहनजोदाड़ो। कब खोजा गया? तो ये 1921 में, ठीक है, 1921 में, और ये आपका 1922 में खोजा गया था, ठीक है। और इसको किसने खोजा था? तो 1921 ईस्वी में इसको जो आपको दयाराम साहनी ने, ठीक है, हड़प्पा को किसने खोजा? दयाराम साहनी ने। और 1922 ईस्वी में मोहनजोदाड़ो को किसने खोजा? तो राखलदास बनर्जी ने। इतना आप लोगों को शायद पता हो, ठीक है, अगर आप लोग अच्छे से फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो, है ना। तो ये चीज़ें हो गई। अब जैसे कि बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को, मतलब जैसे कि पहले 1826 की, ठीक है। तो चार्ल्स मैसन, ठीक है, चार्ल्स मैसन ने क्या किया था, यहाँ पे मतलब अनुमान लगाया था कि यहाँ पे कोई सभ्यता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है 1856 में, आप लोगों को पता होगा कि 1856 में जो यहाँ पे जो पटरी बिछाई जा रही थी, रेलवे की पटरी, रेलवे लाइन, तो वहाँ पर पे उसको जब पटरी बिछाई जा रहे थे तो उसी समय क्या हुआ कि खुदाई के पश्चात उनको एक ईंट मिली। तो यानी कि उन्होंने देखा कि जो ईंट है ये इस काल की तो नहीं है, यानी कि इस समय की तो ये ईंट नहीं है, बहुत पुरानी लग रही है। तो उनको अनुमान हुआ कि यहाँ पे एक जो है कोई सभ्यता है या फिर कुछ अलग है, कुछ चीज़ जो है पुरानी पुरातात्विक चीज़ें हैं। तो इसलिए वहाँ पे खुदाई जो है आरंभ हुई, और वो खुदाई जो है कनिंघम, आप लोग को पता होगा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो है जनक भी कहा जाता है कनिंघम को। तो कनिंघम के द्वारा यहाँ पर जो है खुदाई का आदेश, ये सारी चीज़ें आपको पता होगा, ठीक है। तो उनके ही सर्वेक्षण में ये 1921 में आपको, ठीक है, 1921 में सर्वप्रथम आपका हड़प्पा सभ्यता जो है हड़प्पा नगर की खोज हुई, यानी कि हड़प्पा नामक स्थल की खोज हुई। फिर उसके बाद तो लगातार खोज होती ही आ रही है, ठीक है। अभी 2014 की ही बात है, अभी एक सबसे नया स्थल प्राप्त हुआ है यहाँ पे। कौन सा? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कौन सा नया स्थल जो है 2014 में। मैं आप लोगों को हिंट भी दे रहा हूँ कि 2014 में कौन सा नया स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का प्राप्त हुआ है, ठीक है, वो आप लोगों को बताना है, ठीक है। जैसे कि कुछ बहुत आप लोग भी खोजे इधर उधर, आप लोगों के भी माइंड में कुछ चीज़ें बैठे, ठीक। फिर यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि अगर हम थोड़ा सा बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अपना प्यारा सा भारत है, ठीक है, अपना प्यारा सा भारत है। यहाँ से तो आप लोग देख सकते हो कि ये देखो, ये भारत है। आप लोगों ने भारत का मैप अच्छे से देखा होगा, तो भारत में क्या देख सकते हैं कि ये जो भी ये पूरा फैला हुआ है, ठीक है, ये जितना भी फैलाव है यहाँ पर जो आप लोग देख सकते हैं, ये पूरा फैलाव, ये कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता। यानी कि अगर बात करें तो वर्तमान में अपना देखिए, ये इतना भारत का, यहाँ पर थोड़ा सा मैं कलर चेंज करूँ तो यहाँ पर देख सकते हो मेरे दोस्त कि ये थोड़ा सा अपना भारत का ये जो है, ठीक है, यानी कि भारत का इलाका, फिर यहाँ पर ये पूरा पाकिस्तान का इलाका, और ये थोड़ा सा अफगानिस्तान, यानी कि भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, ठीक है, यहाँ पे इंडिया हो गया, फिर पाक हो गया, और फिर अफगानिस्तान, यानी कि IPA, ठीक है, इसमें फैला हुआ था। इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आपकी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो फैली हुई थी। यानी कि बहुत सारे यहाँ पे स्थल जो है खोजे गए। सबसे पहला स्थल हड़प्पा था, हड़प्पा से मोहनजोदड़ो, फिर इसी प्रकार से बहुत सारे स्थल जो है खोजे गए, ठीक है। कौन कौन से स्थल हैं? जैसे कि बहुत सारे स्थल यहाँ पे आए, हड़प्पा आया, मोहनजोदड़ो आया, चन्हुदड़ो आया, धौलावीरा आया, लोथल, राखीगढ़ी, कालीबंगन, बनावली, ऐसे बहुत सारे तमाम प्रकार के यहाँ पर जो है आपके खोजे गए स्थल। जो मेन स्थल है उनको आपको नाम याद रखना है। अब हालांकि आप पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म पढ़ना है। धर्म से पहले आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर मतलब सभ्यता कौन सी है, ठीक है, मतलब कि कहाँ पर फैली है सभ्यता के बारे में थोड़ा सी जानकारी लेने, ठीक है, कब खोजा, किसने खोजा, है ना, और थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें कि जो यहाँ पे ये सभ्यता है, ठीक है, तो इसको हम अगर इसकी स्थिति देखें कि कहाँ से कहाँ तक है, तो देखिए यहाँ पर इसको हम अगर सबसे इसका थोड़ा सा जूम करके हम यहाँ पे आपको लोगों को
केवल इतने पे ही जूम करते हैं जितने में सभ्यताएं फैली है, ठीक है। तो अब आप लोग देख सकते हो कि सबसे एक मैप के माध्यम से यहाँ पे जैसे कि ये हो गया, तो आप लोग पढ़ते आए होंगे कि सबसे इसका जो अगर मैप आप लोग देखते हैं तो मैप में सबसे ऊपरी जो बिंदु होता है वो यानी कि ऊपर की दिशा कौन सी होती है, नॉर्थ होती है यानी कि उत्तर होती है, और सबसे नीचे आपका साउथ होता है यानी कि दक्षिण होता है, और जो आपका राइट हैंड साइड होता है यानी कि अगर बात करें दाहिने हाथ की तो आपका होता है क्या, पूर्व यानी कि ईस्ट होता है, और इधर आपका बात करें तो आपका होता है क्या, पश्चिम होता है, ठीक है। यानी कि पूरब, पश्चिम और उत्तर, दक्षिण, ठीक है। इतना आप लोगों को पता है गया। मैंने अगर आप लोग मेरी क्लास देखे होंगे तो आप लोगों को सारी चीज़ें पता होंगी, ठीक है। तो ये हो गया यानी कि नॉर्थ, साउथ और पूरब और पश्चिम। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे इसका पूर्वी बिंदु कौन सा है और इसका सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, सबसे जो है बिंदु कहें स्थल कहें यानी कि सबसे पूरब में स्थल कौन सा है, सबसे पूर्वी, सबसे जो पश्चिमी कौन सा स्थल है, सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है, सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है। अगर आप जो है किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको निश्चित ही ये चीज़ पता होगी। मैं जो है अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे तो ओके। तो यहाँ पर मैं आपको बात करूँ तो सबसे इसका पूर्वी स्थल जो है ये वाला स्थल, इसे कहते हैं हम आलमगीरपुर। क्या कहते हैं, आलमगीरपुर। ये आप लोग देख भी सकते हो कि ये देखो लिखा भी हुआ आलमगीरपुर, ठीक है। ये हालांकि मैं जहाँ पे जो है कर रहा हूँ ये आपका है पश्चिमी स्थल, मतलब इसके हिसाब से जो ये मैंने खींचा है, लेकिन ये अगर आप देखेंगे इसको आप मिटा दीजिए तो ये देखिए सबसे पूर्वी यानी कि अब यहाँ पश्चिम तो इधर आएगा ना, ये वाला पश्चिम होगा, ये पूर्वी, सबसे पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर, ठीक है। और सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है आपका, हाँ। और एक बात और है कि आलमगीरपुर कहाँ पर है, तो अगर हम बात करें तो आलमगीरपुर कहाँ पे है, यूपी में। कहाँ पर है, आलमगीरपुर यूपी में है। और किस नदी के किनारे है, तो बात करें हिंडन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे, ठीक है। ये हो गया एक स्थल आपका। अब हम यानी कि सबसे पूर्वी आपका ये हो गया पूर्वी। अगर आप बात करें पश्चिमी की, इधर आते हैं तो पश्चिम में सबसे आपका पश्चिमी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी स्थल, तो सूतकांगेडोर है। कौन सा, सूतकांगेडोर, ठीक है। इसे लिखेंगे तो सूतकांगेडोर, सूतकांगेडोर, ठीक है। और ये कहाँ पे पड़ता है, अगर बात करें तो सूतकांगेडोर जो है पाकिस्तान में, वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। ये पाक का जो है यानी कि पाकिस्तान में पड़ता है। और पाकिस्तान में किस नदी के किनारे, तो दास्क नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, दास्क नदी के किनारे, ठीक है। ये पड़ता है। ये हो गया यानी कि पूरा बिंदु आपका पूर्वी स्थल हो गया, पश्चिमी स्थल हो गया। अब अगर बात करेंगे तो सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है, ठीक है। उत्तर में सबसे ऊपर कौन सा है, तो ये देखो ये वाला, ये मांडा। उत्तर में कौन सा है, मांडा, ठीक है। यानी कि नॉर्थ में है कौन सा, मांडा। और किस नदी के किनारे है, तो नदी भी याद रखना है, किस नदी के किनारे, तो चिनाब नदी के किनारे, ठीक है। चिनाब नदी, जो भी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता जो है, सिंधु नदी के जो भी सहायक नदियां हैं, 5 नदियां, ठीक है, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। इसमें से जो चिनाब नदी है इसका जो है इसके किनारे कौन सा है, मांडा, ठीक है। तो ये हो गया यानी कि नदी साथ में आपको याद रखना है और स्थल याद रखना है और कहाँ पे है वो भी याद रखना है। कहाँ पे है मांडा, तो वर्तमान में जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में के इलाके में है, ठीक है। ये हो गया। और फिर बात करें अगर सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है, तो वो हो गया आपका दैमाबाद, ठीक है। सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है, दैमाबाद। सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है, दैमाबाद। आप कैसे याद करेंगे, 10 से 10 होता दक्षिण, 10 से क्या होता दक्षिण और 10 से दैमाबाद। और दैमाबाद कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में। कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में किस नदी के किनारे, तो प्रवरा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, प्रवरा नदी के किनारे, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। यानी कि आपका पूर्वी स्थल पता हो गया, पश्चिमी स्थल पता हो गया, उत्तरी स्थल पता हो गया, दक्षिणी स्थल पता हो गया। तो अगर पता हो गया तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन कौन से पूर्वी स्थल हैं, पश्चिमी कौन कौन से स्थल हैं। मतलब पश्चिमी और पूर्वी और उत्तरी दक्षिणी सारे स्थल हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आप लोग, ठीक। इतना आप लोगों ने समझा। एक बात और, यहाँ पे जो मैंने सबसे पहले आपको दिखाया था सिलेबस, तो उसमें आप लोगों ने क्या देखा था कि इंडस, ठीक है, क्या देखा आपने, इंडस, रिलीजन ऑफ इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। अब सरस्वती क्यों कहते हैं इसको, तो ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये वाली जो नदी है, ठीक है, ये इंडस नदी है, मतलब सिंधु नदी ये वाली पूरी आई है। और ये इसकी सहायक नदियाँ हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो सहायक नदियाँ जो मैंने बताया आपको कौन कौन सी, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी मैंने बताया कि कौन कौन सी 5 नदियाँ हैं, चिनाब हो गया, ठीक है, रावी, सतलज, ब्यास, और एक और कौन सी है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर अभी मैंने आप लोगों को बताया है। तो ये यानी कि ये जो आपकी इंडस नदी हो गई, जिसे आप कहते हैं सिंधु, इंडस का मतलब होता है सिंधु, ठीक है, सिंधु नदी। और यहीं पर एक नदी थी कौन सी, सरस्वती नदी। तो इसीलिए सरस्वती नदी और सिंधु नदी के लगभग जो स्थल थे वो यहाँ पर ही मिले हैं आपके। देखिए ये सारे स्थल जो है, ये सारे स्थल जो बिंदी करके हैं, जो ब्लैक पॉइंट में है, ये सारे स्थल नदी के किनारे हैं। कौन कौन से, सिंधु और सरस्वती नदी के किनारे। तो फ्रेंड्स सारे स्थल जो है सिंधु और सरस्वती नदी के किनारे होने के कारण इस जो है
सिंधु घाटी सभ्यता को हम सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता भी कह सकते हैं। ओके, इतना आप लोगों को इसके बारे में पता चल गया। अब आप लोग जो है इसका मेन पॉइंट जो है उस पर हम बात करते हैं। कौन सा मेन पॉइंट था कि इसका धर्म क्या है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग जो है, यहाँ पर मैं हालांकि लिख के नीचे लाया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, अब ऊपर ही हमने आप लोगों को सारा कुछ बता दिया है, सारे पॉइंट्स। अगर आप लोगों को कोई भी पॉइंट बचा हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म क्या है। ठीक है, यानी कि रिलीजन क्या है। बात करेंगे धर्म, तो धर्म क्या होता है, तो धर्म की बात करते हैं मेरे दोस्त। तो जो यहाँ का धर्म है, यानी कि इस धर्म के बारे में बात करें तो टेराकोटा की लघु मूर्तियों पर एक महिला का चित्र पाया गया है। इनमें से एक लघु मूर्ति के महिला के गर्भ से उगते हुए पौधे को दर्शाया गया है। यानी कि इन्होंने क्या माना है, किसको। अब यहाँ पे बात करें धर्म में। ठीक है, तो धर्म की बात करेंगे मेरे दोस्तों, तो धर्म में सबसे पहले ये पूजा किसकी करते थे, तो पूजा बात करें तो किसकी करते थे, पशुपति देव की, यानी कि जिसे हम शिव जी कहते हैं। ठीक है, किसकी करते थे, ये जो पूजा करते थे पशुपति देव की, यानी कि पशुपति जिसे हम भोलेनाथ कहते हैं, जिसे शिव कहते हैं, तो उनकी पूजा ये करते थे। ठीक है, और किसकी करते थे, तो और बात करें तो ये पूजा करते थे किसकी, तो मातृ देवी की पूजा। मातृ देवी, मातृ देवी कौन सी हैं, तो इनके लिए है उर्वरता की देवी, यानी कि जो आपकी जो भी फसल उगती है उसकी देवी कौन सी है, उर्वरता की देवी। किसको मानते थे, तो मातृ देवी को। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं धर्म के बारे में, मतलब धर्म में किसकी पूजा करते थे, पशुपति की। ठीक है, और इनका पवित्र पशु कौन सा था, पवित्र पशु कौन सा था, तो कुबड़ वाला बैल। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे कि किस प्रकार का बैल है, कुबड़ वाला, यानी कि देखिए यहाँ पे कुबड़ इसका निकला हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका जो है मतलब क्या क्या मानते हैं। धर्म का मतलब क्या होगा कि ये किसको, किसकी पूजा करते थे, किसको मानते थे। ठीक है, और क्या है, हड़प्पाई पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानते थे हम, जैसा अभी मैंने बताया। ठीक है, और पृथ्वी की पूजा उसी तरह करते थे जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की पूजा करके देवी के रूप में करते थे। यानी कि पृथ्वी को उर्वरता की देवी इसलिए मानते थे, ठीक है, मातृ देवी को, कि जैसे कि नील नदी को वरदान, मिस्र के लोग नील नदी को वरदान मानते थे। ठीक है, क्योंकि वहीं पर उसी पानी से उनका जो है उसी पानी से जो लोग क्या करते थे वहाँ पर मतलब उस अपना गुजारा बसारा करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार से यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है आपको मातृ देवी को उर्वरता की देवी मानते थे। ठीक, अगला है कि पुरुष देवता के रूप में मुहरों पर 3 श्रृंगी चित्र पाए गए, यानी कि पुरुष देवता जो है उनके रूप में मुहरों पर 3 श्रृंगी चित्र पाए गए हैं। श्रृंगी का मतलब सींग वाले। ठीक है, जो कि योगी की मुद्रा में बैठे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक, देवता के एक तरफ हाथी, यानी कि जो देवता हैं उनके एक तरफ हाथी है, एक तरफ बाघ है, एक तरफ गैंडा है, तथा उनके सिंहासन के पीछे भैंसा का चित्र बनाया गया है। उनके पैरों के पास देख सकते हैं, उनके पैरों के पास 2 हिरणों के चित्र हैं, 2 हिरण हैं। चित्रित भगवान की मूर्ति को पशुपति नाथ महादेव की संज्ञा दी गई, यानी कि जो इनके जिसको मानते थे पशुपति नाथ को, वो ये हैं। ठीक है, देख सकते हो आप। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अगला है आपका पॉइंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वृक्षों तथा पशुओं की पूजा करते थे, यानी कि वृक्ष की और पशुओं की पूजा करते थे। ठीक है, अनेक पत्थरों पर लिंग तथा स्त्री जनन अंगों के चित्र पाए गए हैं। ठीक है, ये भी एक आपका पॉइंट हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण पशु एक सींग वाला गैंडा है ना, अपने ऊपर ही बताया था कि इनका जो सबसे पवित्र पशु था, महत्वपूर्ण पशु था, वो था एक सींग वाला गैंडा, तथा दूसरा महत्वपूर्ण पशु था कुबड़ वाला सांड। ठीक है, एक सींग वाला गैंडा। ठीक है, कौन सा था, देख सकते हैं, एक सींग वाला गैंडा। ठीक है, एक सींग वाला, ये चीज़ें आप नोट्स कर सकते हैं, एक सींग वाला गैंडा था। और दूसरा आपका जो पवित्र इनका पशु था वो कौन सा था, आपका कुबड़ वाला सांड। ठीक है, जैसा कि अभी इससे पहले आप लोगों ने देखा था वो वाला। ठीक है, फिर है आपका कि अत्यधिक मात्रा में इनको जो है ताबीज़ भी प्राप्त किए गए, यानी कि आप ये धर्म में काफ़ी विश्वास करते थे तो अत्यधिक मात्रा में ताबीज़ भी प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई, यानी कि धर्म के बारे में आप इतनी चीज़ें जो है लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, ये आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में जिसको पता होगा वो अच्छे से लिख करके हमको बताएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को बाहरी आक्रमणकारियों ने जो है मतलब कि कौन कौन से यहाँ पर मान्यताएँ प्राप्त हैं, कि किसने, कोई कहता है कि यहाँ पर के जो बाहरी आक्रमणकारी आए उन्होंने हमला कर दिया, आर्य लोग आए थे ना, तो आर्य लोग आए तो उन्होंने हमला कर दिया। कोई कहता है कि यहाँ पर जो नदी थी, नदी का पानी जो है बाढ़ से, यहाँ पर बाढ़ के कारण ये
जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके लोग जो है यहाँ पर ये सभ्यता समाप्त हो गई। तो कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ। आप लोगों को जो पता होगा वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगला टॉपिक आप किस मतलब इस ये तो आपका पहली यूनिट समाप्त हो गई यहाँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है कि हर आपका जो आपकी सब्जेक्ट होती है उसमें 8 यूनिट होते हैं, उसमें से 1 यूनिट आपकी समाप्त हो चुकी है, बाकी बची है आपकी यूनिट कितनी 7। ठीक है, तो आप यही पढ़ना चाहते हैं कि यही सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं या कोई और सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो है बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।